अस्सलाम वालेकुम। कोगीटा वर्क्स में आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम अल्केन्स को कम्प्रीहेंसिवली स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके प्रिपरेशन के मेथड्स को, उसके रिएक्शंस को, और एट द एंड हम अल्कीन्स के यूजेस को स्टडी करेंगे, ताकि हमारे जो कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है अल्कीन्स के बारे में वो डेवलप हो सके। अल्कीन्स open chain hydrocarbons containing at least one double bond are known as alkene। तो सिंपल जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है आपस में, उसमें अगर किसी चेन में एक जगह पर या एक से ज़्यादा जगहों पर डबल बॉन्ड आ जाए तो हम इसको नाम देंगे अल्कीन का। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन कंटेनिंग वन डबल बॉन्ड इज CnH2n। उसमें हाइड्रोजन की तादाद कार्बन एटम से 2 गुना होती है। इसका पहला मेंबर इथेन है, जिसका फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। द डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ वन स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड एंड वन वीक पाई बॉन्ड। तो अल्कीन में हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 की होती है। तो sp2 की हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसमें दो जो है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, दो तीन सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जो हमारा जो एक p ऑर्बिटल है वो दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके वीक पाई बॉन्ड को बनाएगा। The presence of weak pi bond makes alkenes somewhat less stable compound in comparison to alkane। It means कि वो alkane के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं पाई बॉन्ड की वजह से। Isomerism in alkanes। Alkanes show both structural isomerism and geometrical isomerism। Structural isomerism: ethene and propane have only one structure. Alkanes higher than propane have different structures। तो इनका जो फार्मूला एक होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे कि हम देखते हैं ब्यूटेन का कि उसमें ब्यूटेन में जिसमें डबल बॉन्ड वाले में एक कंपोनेंट ये वाला हो सकता है, एक फार्मूला ये वाला ब्यूट वन इन जिसमें वन पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, या वो डबल बॉन्ड पोजीशन 2 के ऊपर भी आ सकता है। या अगर ये ब्रांच चेन में हो तो ब्रांच चेन में इस तरह से भी C4H8 का जो फार्मूला है वो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। तो बेसिकली मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है और ये इसके आइसोमर्स हैं। प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय पार्शियल रिडक्शन। अल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट यील्ड अल्केन्स। तो बेसिकली हाइड्रोजन की एडिशन होती है ट्रिपल बॉन्ड में, और अगर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। रिडक्शन ऑफ अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडाइज चारकोल, मतलब कि पलाडीनियम की मौजूदगी में जो चारकोल होता है, partially deactivated poison such as lead carbonate, sulfur or quinoline predominantly gives cis alkane। तो अब यहाँ पर कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं कि हम अगर कैटलिस्ट ये वाली यूज़ करेंगे तो हमें जो अल्कीन मिलेगी वो cis alkane होगी। इट मीन्स कि जो उसका फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के एक साइड पर होगा, जैसे कि ये वाला है। इसमें जो CH3 के ग्रुप्स हैं वो दोनों एक साइड पर हैं और ये दूसरी साइड पे हैं, और ये इसकी आइसोमेरिज्म है जिसको आमतौर पर हम कॉन्फ्रेंटेशनल आइसोमेरिज्म या सिस अल्केन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम भी देते हैं। तो इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में जिनको हम लिंडलर्स कैटलिस्ट का नाम भी देते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट आएगी वो सिस अल्कीन्स आएगी। दिस कैटलिस्ट इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट। इन कॉन्ट्रास्ट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज यूज टू ऑब्टेन ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो अगर हम इसका दूसरा आइसोमर हासिल करना चाहें तो हम उसमें कैटलिस्ट को चेंज करेंगे। जब कैटलिस्ट चेंज होगा तो हमारी जो प्रोडक्ट की सिलेक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड के ऊपर है, तो ये ट्रांस का आइसोमर है। प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स बाय अल्काइल हैलाइड्स। हैलोअल्केन्स आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद स्ट्रॉन्ग बेस सच एज अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एसिड टू फॉर्म अल्कीन्स। तो अल्काइल हैलाइड में से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एटम रिमूव होगा और एक साथ में जब हैलोजन का एटम रिमूव होगा तो जब दो एटम रिमूव होंगे तो कार्बन है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा।
दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब इसमें हाइड्रोजन का एटम और हैलोजन का एटम भी रिमूव हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पर अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल रिमूव करूँगा तो कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड। Since in this reaction hydrogen is removed from the beta carbon, this reaction is known as the beta elimination reaction। तो क्योंकि बीटा कार्बन से, ठीक है, हमारे जो हाइड्रोजन रिमूव होती है तो ये बीटा एलिमिनेशन का रिएक्शन है। बीटा कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन टू विच द हैलोजन इज अटैच्ड इज नोन एज द बीटा कार्बन। तो जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच है उसके साथ वाले कार्बन एटम को हम नाम देते हैं बीटा कार्बन एटम का, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगी वो बीटा हाइड्रोजन होगी। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स बाय विसिनल डाइहैलाइड्स। इन विसिनल डाइहैलाइड्स टू हैलोजन आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम, कि जो बिल्कुल साथ वाले कार्बन एटम है वहाँ पर जो दो हैलोजन अटैच होंगी, अगर हम उनको रिमूव करवा दें तो जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। विसिनल डाइहैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद जिंक loses the molecule of ZnX2 to form alkenes। तो ये विसिनल डाइहैलाइड है, यहाँ से जब दोनों हैलोजन रिमूव होंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी कार्बन एटम का, तो वो आपस में डबल बॉन्ड को क्रिएट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह एक ब्रोमीन ये रिमूव होगी और एक ये वाली, ये जिंक के साथ रिड्यूस होंगी और ये वाला मॉलिक्यूल साथ में एमिट होगा और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स बाय अल्कोहल्स। अल्कोहल्स कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लूज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म अल्कीन्स। बीटा हाइड्रोजन कौन सी है कि वो हाइड्रोजन जिसके साथ OH का ग्रुप अटैच है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसके जो साथ वाले कार्बन एटम है वो बीटा कार्बन है और इस कार्बन एटम के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होगी वो बीटा हाइड्रोजन है। तो ऐसे अल्कोहल्स जिनमें बीटा हाइड्रोजन मौजूद होती है वो ये वाला रिएक्शन देते हैं। ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड यूज ऑफ एसिड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये वाला जब मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो ये एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के नाम से जाना जाएगा। सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन दिस रिएक्शन इज आल्सो इज ऑफ एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। जैसे कि ये वाला है जहाँ से सिंपल जब H और OH के ग्रुप सेपरेट होंगे और वो यहाँ से रिमूव होंगे तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे और कार्बन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके आएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। Alternately, the vapors of alcohols are passed over heated alumina at 623 Kelvin to 633 Kelvin to form alkenes with the elimination of one molecule of water. Physical state of alkenes. All are colorless and have no characteristic odor। मतलब कि वो बेरंग होते हैं और उनकी कोई ख़ास खुशबू नहीं होती। इथेन की प्लीजेंट स्मेल होती है। द फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स विच आर इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर कलरलेस गैसेस। और इससे जो नेक्स्ट मेंबर हैं जिनकी चेन थोड़ी सी लंबी होती है और इनकी डेंसिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, दे आर लिक्विड्स। और अगर हम उससे मज़ीद ज़्यादा कार्बन एटम वाली चेन में जाएं तो हायर वंस आर सॉलिड। तो इस तरह से उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होते रहते हैं। Alkenes are colorless and odorless, with an exception of ethane, which is a colorless gas with a pleasant smell. Boiling point of alkenes. Boiling point increases as the size increases. In fact, the boiling point increases by 20 to 30 Kelvin with every CH2 group added. If we leave out the first very few member, तो आमतौर पर ये ट्रेंड देखने में आया कि जैसे जैसे चेन लंबी होती जाती है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता रहता है और एक CH2 के ग्रुप ऐड होने से, मतलब कि चेन को एक कार्बन एटम लंबा होने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 से 30 केल्विन इंक्रीज हो जाता है। अमंग आइसोमर्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांच। तो जिसकी जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
Amongst alkenes that show geometrical isomerism, cis alkenes have higher boiling point than the corresponding trans isomers. तो cis ट्रांस में अगर उसके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक साइड पे हों तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू उसका कि उसके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो कार्बन चेन के या तो डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे हों. बिकॉज cis isomers being polar have stronger dipole-dipole interaction. तो cis isomer में जो dipole-dipole इंट्रैक्शन होगा फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे होने से वो ज़्यादा होगा. लोअर मेंबर्स जिसमें कार्बन एटम की तादाद कम होती है देयर गैसेज, मिडल वंस आर लिक्विड्स एंड हायर आर सॉलिड. तो वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो विद द इंक्रीजिंग चेन इंक्रीज होता है. बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटीज show a regular increase with increasing molecular weight, however less volatile than corresponding alkane. फॉर एग्जाम्पल अगर 17 कार्बन एटम वाली अल्कीन है और 17 कार्बन एटम वाला अल्केन है तो जो अल्कीन की जो वोलेटिलिटी है वो अल्केन से कम होगी. इट मीन्स कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा. cis isomers has high boiling point and melting point than trans isomer because of more polar nature. तो पोलर नेचर में अगर इसके जो डबल बॉन्ड के जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक साइड पे हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का ग्रुप अगर एक साइड पे होगा तो ये दोनों ज़्यादा पोलैरिटी पैदा करेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज की. तो ज़्यादा पोलर होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा. Solubility of alkenes. Alkenes being either non-polar or weakly polar molecules are insoluble in water and other polar solvents but are fairly soluble in non-polar solvent. तो लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए अल्कीन के खुद नॉन पोलर हैं तो वो नॉन पोलर में ही सोल्यूबल होते हैं. सच एज बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोलियम ईथर, like alkanes, these two are soluble in non-polar solvents. Alkenes are weak polar. The polarity of cis isomer is more than the trans, which are either non-polar or less. For example, trans-butane 2 is non-polar, trans-pentene 2 is weak polar. Dipole moments of alkenes. In symmetrical transalkanes, the dipole moment of individual group is equal and opposite resulting in zero dipole moment. ट्रांस अल्कीन में क्या होता है कि जो सेम ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड पे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई हैलोजन हो और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम है तो ये ग्रुप ऑपोजिट साइड होने की वजह से एक दूसरे के डाइपोल को या चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं. तो इस वजह से जो इनका डाइपोल मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है क्योंकि हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है और इन दोनों के दरमियान चार्ज के फासले के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो अगर यहाँ पर चार्ज ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है और वो वेक्टर क्वांटिटी है तो चार्ज के कैंसिल आउट करने की वजह से डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो होगा. अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, तो ये बात होगी सिमेट्रिकल अल्केन में. अनसिमेट्रिकल अल्केन्स में हाउएवर हैव सम नेट डाइपोल मोमेंट बिकॉज द इंडिविजुअल ग्रुप्स आर नॉट इक्वल. तो क्योंकि वन सिमेट्रिकल है तो उसके इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं वो इक्वल नहीं होते. फॉर एग्जांपल हम ये वाली एग्जांपल देते हैं कि सिमेट्रिकल अल्केन ये वाली है, ठीक है. यहाँ पर सेम ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे है तो ये सिमेट्रिकल है और एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल करेंगे तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होगा. बट यहाँ पर हमने देखा कि एक CH3 का ग्रुप अटैच है, मिथाइल का ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर इथाइल का ग्रुप अटैच है तो ये अनसिमेट्रिकल अल्केन है. तो अनसिमेट्रिकल अल्केन होने की वजह से इसके डाइपोल मोमेंट की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी. इन cis alkenes the two dipole moments are inclined at an angle of 60 degree and do not completely cancel out each other. तो cis alkenes में क्योंकि ये ग्रुप ही एक साइड पे होंगे तो वे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते. Therefore both symmetrical and unsymmetrical cis alkenes have finite dipole moment. तो बेसिकली यहाँ पर क्योंकि ये जो डाइपोल हैं ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते इस वजह से इनका ओवरऑल कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट मौजूद होगा. केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. ऑल अल्कीन्स आर लाइटर देन वाटर. अगर हम उनकी डेंसिटी की बात करें तो अल्कीन जो है वो वाटर से लाइट होते हैं.
अल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू अनसैचुरेशन, तो इसमें डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। द डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड एंड वीक पाई बॉन्ड। द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड and are easily polarized on the need of an attacking region as result of electromagnetic effect। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इसमें जो चार्ज का क्लाउड पैदा होता है उसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रेडली अवेलेबल होते हैं रिएक्शन के लिए। तो सिंपल जो पाई बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मीन्स कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है इजीली। C+ and C negative centers at the unsaturation point provide site for the electrophilic addition। The reactivity order for alkenes has been given as, तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये वाला है कि जिसमें दोनों साइडों पर जो इथीन का मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उससे कम रिएक्टिव कौन सा है जिसमें एक साइड पर अल्काइल का ग्रुप अटैच हो जाए, इट मीन्स कि वो चेन लंबी चलती जाए। उससे कम रिएक्टिविटी किसकी है कि जिसके दोनों साइडों पर कोई अल्काइल की चेन आ जाए। उससे कम रिएक्टिविटी सिज की और उससे कम रिएक्टिविटी ट्रांस अल्कीन्स की होती है। तो ये बेसिकली रिएक्टिविटी का एक जनरल ऑर्डर हमारे पास मौजूद होता है। अल्कीन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो हमने देखा कि ये वाला है, ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन्स हैज़ बीन डेल्ट इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। तो हम इसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के साथ रिलेट करेंगे। मोर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। तो अल्केन में चाहे ट्रांस अल्केन है चाहे सिस अल्केन है, चाहे दोनों साइडों पर जिसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है वो अल्केन है, या जिसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है वो अल्केन है, इन सभी में अगर किसी की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि वो ज़्यादा रिएक्टिव कंपोनेंट की तरफ मूव कर रहा है। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन इज हाउएवर आल्सो रिलेटेड टू स्टेरिक इफेक्ट, हाइपर जंक्शन एंड हीट ऑफ कंबस्टन। तो रिएक्टिविटी इन तीनों के साथ भी रिलेट करती है, बट इसका जो मेजर जो डिपेंडेंस है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम एक टेबल में अल्कीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं वो उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे इथाइलिन की, कि इथाइलिन के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस तरह की होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो रीजेंट है अगर वो हैलोजन हो, इट मीन्स कि हैलोजन जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि दो हैलोजन आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं, अगर वो इथाइलिन के ऊपर अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे कुछ इस तरह से आएगा कि जो एक हैलोजन का एटम है वो एक कार्बन एटम के पास आएगा और दूसरा हैलोजन का एटम दूसरी कार्बन एटम के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो हमारी प्रोडक्ट आएगी इथाइलिन डाइहेलाइड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो या हाइड्रोहेरिक एसिड कोई अटैक करे, जैसे कि HCl है या HBr है, अगर वो इथाइलिन के ऊपर अटैक करेगा तो हमारी प्रोडक्ट आएगी इथाइल हेलाइड, जिसका स्ट्रक्चर ये वाला होगा। हाइपोहेलियस एसिड जब अटैक करेगा जिसमें एक हैलोजन है और एक अल्कोहल का ग्रुप अटैच है, तो हमारी प्रोडक्ट आएगी इथाइलिन हेलोहाइड्रिन, जिसमें जो हैलोजन का ग्रुप है वो इथाइलिन के एक कार्बन एटम के पास और अल्कोहल का ग्रुप दूसरी कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को जब कोल्ड में या कम टेम्परेचर के ऊपर जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो उसका हाइड्रोजन एटम एक कार्बन एटम के पास और जो सल्फोनिक ग्रुप है जो कि SO3H का ग्रुप है और साथ में ऑक्सीजन एटम, ये सारे का सारा दूसरी कार्बन एटम के साथ अटैच होगा और हमारे प्रोडक्ट का नाम होगा इथाइल बाई सल्फेट। वाटर के एडिशन के साथ हमारी प्रोडक्ट बनेगी इथाइल अल्कोहल। बोरेन की एडिशन के साथ हमारी प्रोडक्ट बनेगी इथाइल बोरेन। पारोक्सीफॉर्मिक एसिड की एडिशन के साथ हमारे प्रोडक्ट बनेगी इथाइलिन ग्लाइकोल। Addition of halogens to alkenes. When halogens such as bromine, chlorine are added to alkane, bisphenyl dihalides are formed. बिस्फेनल डाइहाइड कौन से हैं कि जो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर दो हैलोजन अटैच होंगे। आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन while fluorine reacts with alkane too rapidly to be controlled in the laboratory.
तो अगर हम क्लोरीन की एग्जांपल लें तो प्रोपेन में जब क्लोरीन ऐड होगी, एडिशन का रिएक्शन होगा, तो क्लोरीन जो है वो एक एक एटम करके दोनों कार्बन एटम के साथ अटैच होगी और ये डबल बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रोमीन टेस्ट। द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड in an organic solvent such as CCl4 result in the disappearance of reddish orange color of bromine। तो ब्रोमीन का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है जो कि रेडिश ऑरेंज कलर होता है उसका। अगर हम ब्रोमीन को किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड करेंगे तो ब्रोमीन जैसे कि क्लोरीन यहाँ पर अटैच हुई है, ऐड हुई है, तो ब्रोमीन भी यहाँ पर ऐड होगी। तो जब ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होगी इट मीन्स को उसका जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो गायब हो गया। तो ये टेस्ट किसका है? अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने का कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तभी तो ब्रोमीन वहाँ पर ऐड होगी। इट मीन्स कि जैसे ही ब्रोमीन का कलर वहाँ से डिसअपीयर हो, इट मीन्स कि हमारे जो रीजन पड़ा हुआ है वहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो एक टेस्ट होता है ब्रोमीन टेस्ट। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट अनसैचुरेशन। तो ब्रोमीन का यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर है। अब ब्रोमीन ही नहीं रही तो इसका कलर भी यहाँ पर नहीं रहेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन्स yields alkyl halide. The order of reactivity of hydrogen halide is HCl less than HBr और सबसे कम रिएक्टिविटी हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की होगी। तो वो कुछ इस तरह से एडिशन होगी कि HBr जब इसमें ऐड होगा डबल बॉन्ड वाले में तो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, ब्रोमीन दूसरे कार्बन के पास, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है कि HCl इसमें ऐड होगा, हाइड्रोजन एक के पास, और जो क्लोरीन है वह दूसरे कार्बन एटम के पास जाकर अटैच होगी। 2 क्लोरो ब्यूटेन हमारे पास मॉलिक्यूल वजूद में आएगा। मैकेनिज्म फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एन अल्केन इन्वॉल्व द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है पाई बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। जब हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर ऐड होगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और जहाँ से एक कार्बन एटम जो है वो यहाँ पर जाकर अटैच हुआ तो दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरे स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन है वो अटैक करेगी कार्बन के पास और कार्बन के ऊपर अटैक करने के साथ वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो एक हाइड्रोजन की एडिशन यहाँ पर होगी और दूसरे हाइड्रोजन की एडिशन यहाँ पर होगी। The addition of HBr to some alkenes give a mixture of expected alkyl bromide and an isomer found by the rearrangement। तो हमारे दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पर हो सकती हैं, हम इनको यहाँ पर डिटेल में देखेंगे और यहीं पर हमारा मार्कोनिकोव रूल है वो अप्लाई होगा। तो बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट है ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर भी अटैच हो सकती है या जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन के ऊपर भी अटैच हो सकती है। तो ब्रोमीन की अटैच होने की लोकेशन डिफरेंट होगी। तो एक हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है और एक हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगी। With this understanding of the mechanism of ionic addition of hydrogen halide to alkane, a statement can be made. In the ionic addition of unsymmetrical region to a double bond, the positive portion of the region attaches itself to the carbon atom of the double bond so as to yield the more stable carbocation as an intermediate। तो हमने मैकेनिज्म में देखा कि पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होता है तो हाइड्रोजन एटम उस कार्बन एटम के साथ जाकर अटैच होगी जो कार्बन एटम यील्ड करेगा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को। बिकॉज दिस इज द स्टेप दैट अकर्स फर्स्ट, it is the step that determines the overall orientation of the reaction। When hydrogen iodide is added to 1-butane, the reaction leads to formation of 2-iodobutane that contains a stereo center। तो ये ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से हमारी प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर ये वाली आएगी कि जिसमें हाइड्रोजन है वो पहले यहाँ पर जाकर अटैच होगा और अटैच होने के बाद जो हमारी आयोडीन है वो जाकर यहाँ पर अटैच होगी।
सॉरी हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर, क्योंकि जब हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा तो हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल प्रोड्यूस होगा, और आयोडीन जो है वो दूसरे स्टेप में इस कार्बन एटम के ऊपर जाकर अटैच होगी। द प्रोडक्ट देयरफॉर कैन एग्जिस्ट एज a pair of enantiomers. The carbocation that is found in the step of the addition is trigonal planar and is H iron. और अगर हम इसके एनेंशियम्स को देखें या उसकी 3 डायमेंशन में कॉन्फर्मेशन को देखें तो वो H iron कंपाउंड होता है। इट मीन्स कि उसकी एक मिरर इमेज फॉर्म होती है और वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है। When the iodide react with this flat carbocation, the reaction is equally likely at either phase. The reaction leading to the two enantiomers occur at the same rate, and the enantiomer therefore are produced in equal amount are racemic form. तो जब दो रिसैमिक में हमारे पास रिसैमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें 50% अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस हो दोनों के दोनों एनेंशियोमर्स की, कि हमारे पास दो मिरर इमेजेस वाले दो आइसोमर्स हैं। अगर इन दोनों की इक्वल अमाउंट प्रोड्यूस हो तो जो मिक्सचर वजूद में आएगा प्रोडक्ट का वो रिसैमिक मिक्सचर होगा। Case of unsymmetrical alkanes. When halogen halide react with the unsymmetrical alkane, two types of product are formed. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला हमारे पास प्रोपेन के एग्जांपल है। यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं कि जो जब हैलोजन एटम इस कार्बन एटम के साथ अटैच हो दरमियान वाले कार्बन के साथ, या वो साइड वाले कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाए, तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास दोनों होती हैं। Markovnikov's rule. According to this rule, the negative part of the addendum का मतलब adding molecule, gets attached to that carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atom. तो जिस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन एटम की तादाद कम है, नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जाकर अटैच होगा। Markovnikov's rule states that in the addition reactions of unsymmetrical alkanes, कि अल्केन है लेकिन वो अनसिमेट्रिकल है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच टू द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे कि हमारे पास ये वाली रिएक्शन की एग्जांपल है, यहाँ पर प्रोपेन का मॉलिक्यूल है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम ये दो हैं, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ पर कोई HX का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। इट मीन्स कि वो इस कार्बन के पास जाएगा और पॉजिटिव पार्ट फिर दूसरे कार्बन के पास जाएगा, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल ये वाली प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगी। So according to Markovnikov's rule, during addition of hydrogen halide to alkene, the hydrogen does to that double bond which contains greater number of hydrogen atoms already attached to it, while the halide ion goes to one which contains lesser number of hydrogen atom already attached to it. For example, सेम हमने देखा कि अगर यहाँ पर ब्रोमीन हो तो ब्रोमीन इस कार्बन के पास जाएगी और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव एडिशन। तो स्टेप 1 में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो अपने आयंस में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम। H+ यहाँ पर अटैक करेगा, तो इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक हमारे पास ये वाला आयन प्रोड्यूस हो सकता है जिसका जो कार्बोकेटाइन है वो लेस स्टेबल है, या ये वाला दूसरे वाला प्रोड्यूस होगा जिसका जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है वही रिएक्शन फिर आगे प्रोसीड होगा। जो नेगेटिव पार्ट है ये वाला हैलोजन का वो इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद वो इस कार्बोकेटाइन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट अचीव होगी। मार्कोनिकोव रूल में हम मजीद देखेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू अल्कीन्स। एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू अल्कीन्स प्रोड्यूस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट।
अनसिमेट्रिकल अल्केन्स फॉलो मार्कोनिकोव रूल। तो हमने इस एग्जाम्पल में देखा ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन है। सिमेट्रिकल अल्केन में यहाँ पर चाहे H+ इस कार्बन के पास जाए या वो इस कार्बन के पास जाए, तो सिमेट्रिकल अल्केन होने की वजह से यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेम आएगी, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। बट अगर यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्केन हो तो यहाँ पर ये फिर मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। एक हमारे पास H+ का आयन ये वाला है और नेगेटिव आयन हमारे पास ये वाला होगा। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके ऊपर हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के साथ अटैच होगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर जो टर्मिनल कार्बन है वहाँ पर जाकर अटैच होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो उसका स्ट्रक्चर ये वाला होगा, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट दैट विल बी द OSO2H इन दी above रिएक्शन कैन बी अल्टरनेटिवली रिटन एज HSO4। तो फार्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको HSO4 के नाम से भी लिख सकते हैं। Anti-Markovnikov rule. When HBr is added to unsymmetrical alkanes such as propane in the presence of peroxide, the negative part gets attached to the carbon which possesses more number of hydrogen atoms. Since the rule is contrary to Markovnikov's rule, it is called anti-Markovnikov rule. तो मार्कोनिकोव रूल में क्या था कि अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्केन है, अनसिमेट्रिकल अल्केन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम में जिसके पास हाइड्रोजन कम थे वहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है वो जाकर अटैच होता था और जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा थे हमारा जो पॉजिटिव पार्ट है वो भी इसके साथ अटैच होता था। तो ये था हमारे पास मार्कोनिकोव रूल। बट एंटी मार्कोनिकोव रूल में जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो नेगेटिव पार्ट अब यहाँ पर जाने के बजाय वो यहाँ पर जाकर अटैच होगा। तो क्योंकि अटैच होने की पोजीशन डिफरेंट है और अपोजिट है तो हमने इसको नाम दे दिया एंटी मार्कोनिकोव रूल। द रूल इज आल्सो टर्म्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। अब क्योंकि ये जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है ये देखने को मिलता है किसकी मौजूदगी में, पेरोक्साइड की मौजूदगी में, तो हमने इसको नाम भी इसी तरह से दे दिया पेरोक्साइड इफेक्ट का। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड addition of HX to alkene give place contrary to Markovnikov's rule. This happens only with HBr, not HCl or HI। तो ये खास कंडीशंस के बेस पे जो है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल ये कोई पेरोक्साइड का कैटालिस्ट है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो ये वाली आएगी। ब्रोमीन को एक्चुअली अटैच होना चाहिए था यहाँ पर और हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच होना चाहिए था, बट यहाँ पर केस ऑपोजिट है। मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। पेरोक्साइड इफेक्ट प्रीसीड्स विया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। तो पेरोक्साइड दूसरा नाम है एंटी मार्कोनिकोव रूल का। तो पहले स्टेप में फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेंजाइल पेरोक्साइड है, वो अपने फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होगा। एक फ्री रेडिकल ये वाला है C6H5, दूसरा फ्री रेडिकल हमारे पास ये वाला है। स्टेप 2 में जो बेंजीन का पार्ट है वो HBr के ऊपर अटैक करेगा और ब्रोमीन का एक जो फ्री रेडिकल है वो प्रोड्यूस करवाएगा। होमोलिसिस के प्रोसेस के जरिए ब्रोमीन का फ्री रेडिकल अल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। ये हमारा थर्ड स्टेप है और यहाँ पर 2 कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर तो ब्रोमीन दरमियान वाले कार्बन के ऊपर अटैच है तो इसका जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा वो लेस स्टेबल होगा, और अगर ब्रोमीन किसी टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच है तो वो ज़्यादा जो स्टेबल है वो फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करवाएगा। यहाँ पर बेसिकली
फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है इस कंपाउंड का, तो ये वाला फ्री रेडिकल लेस स्टेबल है जहाँ पर बोरोमीन उस कार्बन के साथ अटैच है जहाँ पर हाइड्रोजन कम मौजूद है। और अगर बोरोमीन ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ अटैच हो रहा है तो उसका जो फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल आता है। उसके फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगी एंटी मार्कोनिकोव एडिशन की। तो सिंपल इस फ्री रेडिकल ने दोबारा से HBr के ऊपर अटैक किया और जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पर दरमियान वाली कार्बन के पास अटैच हो गया और हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ये वाली अचीव हुई। Addition of water to alkenes. Alkenes react with water in the presence of mineral acid to form alcohols in accordance with the Markovnikov rule. Since a molecule of water is added in this reaction is also termed as dehydration of alkene. तो अल्कीन में अगर हम H2 का मालिक्यूल ऐड करेंगे तो वो मैकेनिज्म फॉलो करता है मार्कोनिकोव रूल का। तो मार्कोनिकोव रूल में हमने देखा कि अगर हम वाटर को देखें तो वाटर के दो पार्ट हैं, एक H+ का पार्ट है और एक OH- का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये दरमियान वाले कार्बन है, तो यहाँ पर OH का ग्रुप दरमियान वाले कार्बन के साथ अटैच हुआ और जो हाइड्रोजन का पार्ट है वो दूसरी कार्बन के पास अटैच होगा, तो वहाँ पर CH3 का ग्रुप यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से मुराद ये है कि हमने ऑक्सीजन का एक एटम या एक मॉलिक्यूल अल्कीन के डबल बॉन्ड में ऐड करना है। तो इसके जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर तो ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर अल्कीन में शामिल हो जाए, इट मीन्स कि वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, और जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट है अगर तो वो सिंपल हाइड्रोकार्बन है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्ट बना करेगी, तो हम ऐसे प्रोसेस को नाम देंगे कंबस्टन का। और अगर ये कंबस्टन या ऑक्सीडेशन कंप्लीट ना हो तो वो इनकम्प्लीट कंबस्टन या सिंपल हम उसको ऑक्सीडेशन वगैरह के नाम से भी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंबस्टन। द कंबस्टन ऑफ अल्कीन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन with high calorific value and thus it is used for welding purpose in oxyethylene welding। तो कंबस्टन के रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन हमारे कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के मॉलिक्यूल में। तो सिंपल हमारे पास अल्कीन में जो है वो अगर ऑक्सीजन को ऐड करें तो इसमें एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर रिलीज़ होगी, हाई क्लोरिफिक वैल्यू। हीट ये जो है ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अल्कीन की कंबस्टन का जनरल फार्मूला यहाँ पर गिवन है कि CnH2n ये अल्कीन का फार्मूला है और हर एक अल्कीन के मालिक्यूल के लिए 3n/2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल रिक्वायर होते हैं। ऑक्सीडेशन बाय बायर्स रेजेंट और हाइड्रोक्सिलेशन विच इज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। Alkenes when passing through dilute alkane 1% cold KMnO4 which is the Bayer region। तो हम इसको बायर्स रीजन का नाम देते हैं डाइल्यूट अल्केन को और इसके साथ 1% कोल्ड KMnO4 का सोल्यूशन। डीकलराइज द पिंक कलर ऑफ KMnO4। तो ये जो रिएक्शन है अल्कीन रिएक्शन करने के साथ जो KMnO4 का कैरेक्टरिस्टिक कलर है पिंक कलर का वो ख़त्म कर देते हैं एंड फॉर्म डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड दैट इज ग्लाइकोल। तो अल्कीन कन्वर्ट किस में होंगे ऑक्सीजन के एडिशन के बाद? ग्लाइकोल में। तो सिंपल ये रिएक्शन में बायर्स रेजेंट में की मौजूदगी में जब रिएक्शन होगा तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एटॉमिक ऑक्सीजन मौजूद है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन जब इसमें ऐड होगी तो हमारी एंड प्रोडक्ट आएगी इथाइलिन ग्लाइकोल। ऑक्सीडेशन बाय अल्कलाइन KMnO4। Oxidation of alkenes by hot alkaline KMnO4 gives 2-acid salt showing fission of carbon to carbon double bond।
तो यहाँ पर हमने देखा कि RCH डबल बॉन्ड CHR, ये हमारे पास कोई अल्कीन है जिसके दोनों साइडों पर कोई डिफरेंट अल्काइल का ग्रुप अटैच हो सकता है, जिसको हमने R और R डैश की फॉर्म में दिखाया गया है। जो KMnO4 है वो एटॉमिक ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती है, और यहाँ पर दो साल्ट मिलते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसके साथ जो कार्बन एटम की चेन है या जो अल्काइल का ग्रुप है वो डिफरेंट लेंथ का अटैच हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें दो डिफरेंट जो है वो साल्ट मिले हैं, इट मीन्स कि जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हुआ है। ऑक्सीडेशन बाय एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स by acidic KMnO4 or K2Cr2O7 gives carboxylic acid. If formic acid, which is HCOOH, is used, it is further oxidized to CO2 and H2. तो सिंपल रिएक्शन में हमारी जो इथाइलिन है वो कन्वर्ट होगी पहले HCOOH में, और HCOOH अगर हो तो वो फाइनल रिएक्शन करने के बाद CO2 और H2O में कन्वर्ट होगी। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट यहाँ पर डिफरेंट हो तो वो फाइनली जो हमारे पास कन्वर्ट होगी पहले फॉर्मिक एसिड में, ठीक है। बेसिकली वो अगर तो फॉर्मिक एसिड हो तो वो हमेशा कन्वर्ट हुआ करेगा CO2 और H2O में, और यहाँ पर कोई और प्रोडक्ट भी जो है वो बन सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर एक कार्बोनाइल का ग्रुप प्रोड्यूस होता है। Same products are obtained if oxidation is made by para-iodic acid or lead tetraacetate. The nature of acid formed decides the position of unsaturation in the molecule. Important thing to note is that alkenes on oxidation by osmium tetroxide gives an intermediate product which on reflection with NHCO3 gives glycols. Ozonolysis of alkenes. ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स बेसिकली किसी मालिक्यूल में अनसैचुरेशन का एक टेस्ट भी हो सकता है कि अगर हमने ये जानना हो कि हमारे पास जो कंपाउंड पड़ा हुआ है कि आया कि उसमें अनसैचुरेशन या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, तो हम ओजोनोलिसिस का रिएक्शन करते हैं। इट मीन्स कि हम ओजोन का मालिक्यूल इसमें ऐड करते हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स involves the addition of an ozone molecule to alkane to form ozonide, which are reduced with zinc dust and water to give smaller molecules. तो बेसिकली अल्कीन्स पहले कन्वर्ट होंगे ओजोनाइड्स में, और अगर हम ओजोनाइड्स को फर्दर रिएक्शन करवाएं जिंक डस्ट के साथ और वाटर के साथ तो वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेंगे, स्मॉलर चेन वाले मॉलिक्यूल्स को। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंपाउंड है इथीन का, हमने ओजोन के इसमें ऐड किया तो हमारे पास बना इथीन ओजोनाइड। अगर हम इसको फर्दर रिएक्शन करवाएंगे जिंक और वाटर के साथ तो हमारे पास मेथनॉल का कंपाउंड आएगा। सिमिलरली हमारे पास ये कंपाउंड है प्रोपीन का, हमने ओजोन के इसमें ऐड किया तो कंपाउंड बना प्रोपीन ओजोनाइड का। फर्दर जब हमने इसको रिएक्शन करवाया जिंक डस्ट और वाटर की मौजूदगी में तो ये स्मॉलर चेंज में कन्वर्ट हुआ। स्मॉलर चेंज कौन सी हैं? एक मेथनॉल है और एक एथनॉल है। दोनों एल्डिहाइड के कंपाउंड हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। साइक्लोअल्कीन्स आल्सो अंडरगो ओजोनोलिसिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपीन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिव प्रोपेन 1,3-डायल। तो सिंपल रिएक्शन में साइक्लोप्रोपीन जो है वो फर्स्ट ओजोन के साथ रिएक्शन करेगी पहले स्टेप में, और ये एक जो ओजोनाइड है वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवाएगी। सेकंड स्टेप में जिंक डस्ट और वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करने से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो ये वाली आएगी, प्रोपेन 1,3-डायल की। इसमें दो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल के ग्रुप होते हैं। Notice that in above reaction, only one product is formed. A more widely used method for locating the double bond of an alkene involves the use of ozone.
तो बेसिकली जैसा कि हमने देखा कि ओजोन रिएक्शन करती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो हम इसको एज ए टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं ओजोन को डबल बॉन्ड को लोकेट करने के लिए। ओजोन रिएक्ट विगोरसली विद अल्कीन्स टू फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड्स कॉल्ड इनिशियल ओजोनाइड्स which rearrange spontaneously to form compounds known as ozonides. Ozonides themselves are unstable and reduce directly with zinc and water। जैसा कि हमने लास्ट एक्शन में देखा कि जिंक और वाटर की मौजूदगी में वो रिड्यूस होते हैं। The reduction produces carbonyl compound that can be isolated and identified। तो हम कार्बोनाइल कंपाउंड को जो प्रोड्यूस होंगे हम उनको सेपरेट करके उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ऑन पासिंग ओजोन थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ अल्कीन्स इन एन इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज CHCl3 और कार्बन टेट्राक्लोराइड और ईथर, addition of ozone takes place around double bond of alkene to form ozonide। तो हमारे पास एक रिएक्शन की कंडीशन हो सकती है। The monoozonides are highly explosive in nature and are generally decomposed during hydrolysis or by reduction with hydrogen in presence of catalyst to give two molecules of carbonyl compound। तो हम यहाँ पर प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ओजोनाइड फॉर्मेशन, जो कि हमारे पास स्टेप 1 है ओजोनाइड फॉर्म होने का, एंड द डीकम्पोजिशन टू गिव कार्बोनाइल कंपाउंड इज नोन एज ओजोनोलिसिस। तो दोनों स्टेप को हम नाम देते हैं ओजोनोलिसिस का। पहले ओजोनाइड फॉर्म होता है और बाद में कार्बोनाइल कंपाउंड भी फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द ओजोनोलिसिस था इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओलिफेनिक बॉन्ड। ठीक है, वो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसके बजाय जो बॉन्ड नया बनेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा। ये एंड प्रोडक्ट में हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन टू कार्बोनाइल कंपाउंड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द अल्केन। तो जो हमारे पास पेरेंट चेन की अल्केन है, जितने कार्बन एटम वहाँ पर होंगे तो जितने भी नए कंपाउंड हमारे पास कार्बोनाइल के बनेंगे वो उन दोनों की एडिशन के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 नए कार्बोनाइल के कंपाउंड बनते हैं तो तीनों कंपाउंड में मौजूद जो कार्बन एटम की मजमूई तादाद है वो ओरिजिनल अल्केन के मालिक्यूल की तादाद के बराबर होगी, जो कि बेसिकली हमारा रिएक्टेंट था। द ओजोनोलिसिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ अनसैचुरेशन इन मालिक्यूल। फॉर दिस पर्पस फर्स्ट ओजोनाइड्स आर फॉर्म्ड, द सॉल्यूशन इज evaporated to get the ozonides as viscous oil, which are then either dehydrolyzed directly with water using zinc dust as reducing agent or reduced by H2 in presence of platinum or palladium। The zinc dust used during hydrolysis checks the formation of H2, तो वह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस नहीं होने देता, which otherwise oxidizes the product to respectively acid। तो हमारे पास जो सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड है अगर हमारे पास H2 फॉर्म हो जाए तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवा के उसके जो रिस्पेक्टिव एसिड एंड में कन्वर्ट करवा देगा। तो इससे बचाने के लिए हम जिंक डस्ट को यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो ऑक्सीडेशन है वो ना हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन्स फॉर्म ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस सजेस्ट द नेचर एंड पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन मॉलिक्यूल। तो जब हम फर्दर उसका एनालिसिस करेंगे तो हम जो पोजीशन जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल में थी अनसैचुरेशन की जैसे कि अल्कीन में, हम उसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टेस्ट के जरिए। A symmetrical alkene gives rise to two molecules of same carbonyl compound। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारे पास कोई सिमेट्रिकल अल्केन है, हमने पोजीशन को फाइंड किया डबल बॉन्ड की वो कहाँ पे है, वो बिल्कुल सेंटर में है और वो एक सिमेट्रिकल अल्केन है। तो अगर तो सिमेट्रिकल अल्केन होगी तो सेम कार्बोनाइल कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर ये वाला पहला ओजोनाइड फॉर्म हुआ है तो रीअरेंजमेंट के बाद ये हमारे पास अनस्टेबल फॉर्म में एक ओजोनाइड आया और जिंक डस्ट में रिएक्शन करवाने के बाद ये दो इक्वल चेंज में कन्वर्ट होगा। अब क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन थी तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे सेम कार्बोनाइल कंपाउंड के और साथ में ZnH2 प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर यह सिमेट्रिकल अल्केन है ये वाली, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो ये वाली होगी। अब यहाँ पे हमने देखा कि तो
कार्बोनाइल का ग्रुप है वो यहाँ पर अटैच है हमारे चेन के एंड के ऊपर। इट मीन्स कि हमारा डबल बॉन्ड भी इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर ही हमारी जो ऑक्सीजन है वो ऐड हुई है। तो हमारे पास दो कंपाउंड ये वाले फॉर्म होंगे। इसी तरह अगर हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे हो तो हमारी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी यहीं पर ही ऐड होगा। तो हम प्रोडक्ट को देखकर बता सकते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड ओरिजिनली कहाँ पर था, कि वो यहाँ पर मौजूद था ओरिजिनली बॉन्ड दरमियान वाले कार्बन के ऊपर, और साथ में हमारे पास एक ये कंपाउंड एक और एल्डिहाइड का प्रोड्यूस होगा। इसी तरह ये वाले एग्जांपल्स हैं, और हम इनको डिटेल से स्टडी करने के बाद पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन को भी स्टडी कर सकते हैं। एन अल्कीन ऑफ द टाइप RCH डबल बॉन्ड CHR डैश, इट मीन्स कि वो अनसिमेट्रिकल अल्केन है। गिव टू एल्डिहाइड, ठीक है, जिसमें एक जो अल्काइल ग्रुप है वो एक ग्रुप के साथ अटैच होगा और दूसरा अल्काइल ग्रुप दूसरे के साथ अटैच होगा। एन अल्कीन ऑफ द टाइप RC डबल बॉन्ड CHR डैश गिव्स R2C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, मतलब कार्बन के दोनों तरफ वो एक कार अटैच है इस तरह से कि कार्बन, ठीक है, के पास यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन है, और यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड है, तो ये कन्वर्ट होगी इसमें, और दूसरा हमारे पास इसमें सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा। एन अल्कीन ऑफ टाइप RCH डबल बॉन्ड CR2 के कार्बन के दोनों साइड पर हाइड्रोजन अटैच नहीं है बल्कि वो कार्बन के मॉलिक्यूल ही अटैच हैं, तो इस सूरत में हमारे पास दो केटोन प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि ये वाले हैं दोनों कार्बन वाले कंपाउंड। कार्बन बॉन्ड के जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके दोनों साइडों पर चेन होगी, ठीक है, वो हाइड्रोजन का एटम नहीं होता कहीं पर भी। Reduction of ozonides can also be made by zinc or acid, H2 red nickel और ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन टू कार्बोनाइल कंपाउंड। तो बेसिकली हम डिफरेंट कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए हम जो प्रोसेस को कंप्लीट करवा सकते हैं। रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड गिव्स कोरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंडीशंस को चेंज करने से हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इसकी सिलेक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जब हमने रिडक्शन वाला कैटालिस्ट या उसकी कंडीशन को चेंज किया तो हमारी प्रोडक्ट भी चेंज होगी। अब यहाँ पर एल्डिहाइड या केटोन फॉर्म नहीं होगा बल्कि वो कोरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल फॉर्म होगा। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स। इन पॉलीमराइजेशन a large number of simple molecules known as the monomers combine to form big molecules which known as polymers। तो सिंपल जब मोनोमर फॉर एग्जांपल दो कार्बन एटम वाला एक मोनोमर है, इस तरह के दो कार्बन एटम वाले मोनोमर्स जब आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद एक लंबी सी चेन को बना दें, तो ये जो लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल है हम इसको नाम देंगे पॉलीमर का, और जिस यूनिट से ये बनी है हम उसको नाम देंगे मोनोमर का। तो अल्कीन्स में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके दूसरी कार्बन एटम के साथ अटैच होती हैं और पॉलीमर को प्रोड्यूस करवाती हैं। फॉर एग्जांपल इथीन ऑन हीटिंग टू 473 केल्विन अंडर प्रेशर ऑफ 1500 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स ए लो डेंसिटी पॉलीएथाइलिन, जो कि हमारा एक पॉलीमर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हमारे पास जो इथीन का मॉलिक्यूल है वो इन कंडीशंस के ऊपर, हार्श कंडीशंस के ऊपर वो एक पॉलीमर में कन्वर्ट हो सकता है। अदर अल्कीन्स आल्सो अंडरगो पॉलीमराइजेशन। तो जिस तरह से इथीन पॉलीमर को बनाती है इसी तरह से दूसरी अल्कीन जो है वो भी पॉलीमर्स को बना देती है। Isomerization of alkenes. Alkenes on heating up to 500 to 700 Kelvin degree centigrade are on heating in the presence of catalyst aluminium chloride or aluminium sulfate undergo isomerization. The isomerization involves migration of olefinic bond to alkyl group. तो बेसिकली आइसोमराइजेशन क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, मतलब उसका जो केमिकल फार्मूला है वो तो सेम रहता है
लेकिन उसका अटामिक या फंक्शनल ग्रुप के अरेंजमेंट या उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीन 1 है यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड है 1 पोजीशन के ऊपर। कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब हम इसको हीट करेंगे तो आइसोमराइजेशन का प्रोसेस होगा। इट मीन्स कि वो डबल बॉन्ड अब यहाँ से यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। अब ये ब्यूटीन का मॉलिक्यूल है या वो आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो सकता है। अल्काइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन्स। Alkyl group of alkene except C2H4 undergo substitution at high temperature in the presence of chlorine or bromine। तो बेसिकली अल्कीन्स में जो सब्स्टिट्यूशन है वो हो सकती है क्लोरीन या ब्रोमीन की। ये जो मैकेनिज्म फॉलो करेंगे वो होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। द सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ए कार्बन टू डबल बॉन्ड। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ पर गया और एक हाइड्रोजन जब यहाँ से रिमूव होगा तो HCl के साथ अटैच हो जाएगा। सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन है वो HCl के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह से इस ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है। At normal temperature, halogens show addition reaction with alkenes। तो ये हाई टेम्परेचर के ऊपर ये वाला है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह के ऊपर जो हैलोजेंस हैं वो अल्कीन के साथ एडिशन का रिएक्शन भी शो करवा सकती हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है हमारी रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर और कैटलिस्ट वगैरह के ऊपर। वॉल्स-ज़िगलर ब्रोमिनेशन, बेसिकली ये अलाइलिक ब्रोमिनेशन विद NBS है। NBS से हमारा नॉर्मल ब्रोमिक सक्सीनिमाइड है। तो अब ये वाला मॉलिक्यूल हम इसको अल्कीन में ऐड करवाते हैं तो ब्रोमीन का एक एटम यहाँ से रिप्लेस होगा और वो टर्मिनल कार्बन के ऊपर जाकर हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस होता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके नाइट्रोजन के साथ अटैच होती है और हमारे पास ये एक प्रोडक्ट आएगी अलाइल ब्रोमाइड और साथ में यहाँ पर NH ग्रुप वाला ये एक कंपाउंड हमारे पास अचीव होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। Alkenes react with mercuric acetate in the presence of water to give hydroxy mercurial compound which on reduction yield alcohol। तो इनकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अल्कोहल की आएगी। The first stage oxymurcation involves the addition of OH and HDOAC to carbon-carbon double bond। Then in demercuration, HDOAC is replaced by hydrogen। तो पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसिटेट जो है वो ऐड होगा डबल बॉन्ड में और सेकंड स्टेप में जो मर्क्यूरिक एसिटेट है वो रिप्लेस होगा हाइड्रोजन के साथ। द रिएक्शन सीक्वेंस अमाउंट्स टू हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन but this is much more widely applicable than direct hydration। ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन गिव्स अल्कोहल्स, ठीक है, इनकी फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल की आएगी कोरिस्पॉन्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर तो दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जैसे कि मार्कोनिकोव एडिशन में वाटर ऐड होता है डबल बॉन्ड वाले में कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन सबसे कम है और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसका मैकेनिज्म भी वही होता है कि जब यहाँ पे OH ऐड होगी तो वो उस कार्बन डबल बॉन्ड के पास जाएगी जिसके पास हाइड्रोजन पहले से कम होंगे। तो मैकेनिज्म तकरीबन वाटर के एडिशन के जैसा ही होता है। हम इसके एग्जाम्पल को यहाँ से देख लेते हैं कि ये हमारे पास कोई अल्कीन है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड मर्क्यूरिक एसिटेट और NaBH4 तो ये यहाँ पर अल्कोहलिक प्रोडक्ट एक फॉर्म होगी। बिल्कुल इसी तरह इस डबल बॉन्ड में भी एक अल्कोहल ऐड होगा और प्रोडक्ट हमारे पास ये वाली फॉर्म होगी। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम के पास जो OH के ग्रुप है वो कहाँ पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की बॉन्ड सबसे कम है। तो इस कार्बन के पास जो है वो OH ग्रुप अटैच होगा जैसे कि यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हो चुका है और जो पॉजिटिव पार्ट है वहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस होती है। ठीक है, हमने कहा कि वो रिप्लेस बाय हाइड्रोजन।
तो वो यहाँ पर आकर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। तो सिंपल ये वाटर के एडिशन के जैसा ही मैकेनिज्म होता है। एड्स ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन प्रोवाइड्स अ वे टू मेजर द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ सर्टेन अल्कीन्स। अगर हमने अल्कीन को देखना है कि वो कितनी ज़्यादा स्टेबल है, कि अगर कि उसमें कोई दूसरा कंपाउंड ऐड हो सकता है कि नहीं, तो हम उसकी बेसिकली सिंपल वे में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को मेजर करते हैं। जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी ज़्यादा हो वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। तो टू डिफाइन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो हीट का चेंज होता है हाइड्रोजन के एडिशन के साथ, वो चेंज हीट का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। तो बेसिकली द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन विद हाइड्रोजन के एडिशन के साथ इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें जो इंथाल्पी चेंज आएगा, द इंथाल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मोस्ट अल्केन्स हैव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नियर 30 किलो कैलोरीज पर मोल। तो इतनी वो हीट खारिज करती हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 1 ब्यूटेन, जब इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगी डेल्टा एच विल बी इक्वल टू 30 किलो कैलोरीज पर मोल। इसी तरह जो हमारे पास सिव टू ब्यूटेन की एनर्जी 28.6 कैलोरीज पर मोल है, और जो हमारे पास ट्रांस टू ब्यूटेन की एनर्जी -27.6 किलो कैलोरीज पर मोल है। माइनस का साइन ये शो करता है कि हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है, और ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है। इन ईच रिएक्शन द प्रोडक्ट इज द सेम। हमने देखा कि जो प्रोडक्ट है वो सेम होती है, हाइड्रोजन ऐड होती है। ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व in each, and this difference is related to different relative stabilities of individual butenes. One butene जो है evolves the greatest amount of heat when hydrogenated, and trans to butene evolves the least. Hence, one butene must have the greatest potential energy and be the least stable isomer. तो जिसने जितनी ज़्यादा एनर्जी को खारिज किया है, इट मीन्स कि उसका जो पोटेंशियल था एनर्जी से वो ज़्यादा थी, और वो सबसे स्टेबल कम स्टेबल मॉलिक्यूल था। ट्रांस टू ब्यूटेन मस्ट हैव द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी एंड बी द मोस्ट स्टेबल आइसोमर, क्योंकि उसने एनर्जी को कम खारिज किया है। इट मीन्स कि उसकी एनर्जी पहले से ही बहुत कम है कि वो और ज़्यादा एनर्जी को खारिज नहीं कर सकता। और हम जानते हैं कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। विद द रीजन डाइबोरेन, अल्कीन अंडरगो हाइड्रोबोरेशन टू यील्ड अल्काइल बोरेन्स, जो कि फॉर्म कौन सी होती है R3B की, विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्कोहल। तो इनकी भी फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल होगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हाइड्रोबोरेशन के प्रोसेस में पहले HB का मालिक्यूल है कोई डाइबोरेन का, ये इसमें ऐड होगा, बोरेन आपकी यहाँ पर ऐड होगी, और हाइड्रोजन मालिक्यूल है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद इन द सेकंड स्टेप, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड या किसी OH ग्रुप के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा हमारे अल्कोहल में। द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस गिव्स प्रोडक्ट कोरिस्पोंडिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव का जो मैकेनिज्म है वो फॉलो होता है। इट मीन्स कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द कंपोनेंट है वो उस कार्बन एटम के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है। और इसका जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो जिस तरह से वाटर का मैकेनिज्म है एडिशन का, उसी तरह से इसका भी मैकेनिज्म होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि वाटर के एडिशन के मैकेनिज्म में भी हमारे पास एक H+ और OH- का जो आयन है वो ऐड होता है। तो यहाँ पर भी ये वाला ही ऐड हो रहा है। बस फ़र्क क्या है कि इनकी पोजीशन कार्बन एटम के ऊपर एक्सचेंज कर जाती है ड्यू टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। दिस रिएक्शन इज फ्री फ्रॉम रीअरेंजमेंट। तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती और ये स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। फॉर एग्जांपल, तो इन एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि अगर तो ये मार्कोनिकोव एडिशन का रिएक्शन होता, तो इस डबल कार्बन आइटम वाले ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन की अमाउंट इस कार्बन के ऊपर कम है और इस कार्बन के ऊपर ज़्यादा है। तो नेगेटिव पार्ट जो है, जो कि OH- का ग्रुप है, उसको यहाँ पर अटैच होना चाहिए था।
बट क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है तो OH ग्रुप यहाँ पर टर्मिनल कार्बन के ऊपर अटैच है, तो यहाँ पर आपको OH ग्रुप अटैच हुआ अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, और जो H+ का मॉलिक्यूल था वो यहाँ पर आकर अटैच हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये एग्जाम्पल्स भी आपके सामने मौजूद हैं और आप इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। डाइन्स और डाइओलिफिन्स और अल्काडाइन्स, हम इनको स्टडी करें कि ये क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स आर नोन एज अल्काडाइन्स, तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि वो अल्केन है लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। अल्काडाइन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ 2 डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे है चेन में, उसकी बेस के ऊपर हम इनको क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। नंबर 1 कम्युलेटिव डाइन्स, 2 डबल बॉन्ड्स आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर 2 डबल बॉन्ड हैं तो हम इनको कम्युलेटिव डाइन का नाम देंगे। इसका नाम एलीन या 1,2 प्रोपाडाइन है। उसके बाद कॉन्जुगेटेड डाइन है, मॉलिक्यूल्स हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, फिर दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड आया और उसके बाद दोबारा से एक डबल बॉन्ड है, इट मीन्स कि वो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन होगा। देन हमारे पास है आइसोलेटेड डाइन, मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स सेपरेटेड बाय मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड्स के दरमियान एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड वजूद में आ रहे हैं, तो ये आइसोलेटेड डाइन्स होगा। Among the 3 types of dienes, conjugated alkynes have some characteristic nature and undergo addition reaction in a peculiar manner. The simplest conjugated alkyne is buta-1,3-diene. It has following noteworthy features. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि all carbon atoms in this molecule, जिसमें डबल बॉन्ड है, दरमियान में सिंगल बॉन्ड है और ये फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें जो तमाम के तमाम कार्बन एटम हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका जो एक p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। इट मीन्स कि हर कार्बन एटम के ऊपर एक p ऑर्बिटल मौजूद है। अब क्योंकि एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर एक p ऑर्बिटल मौजूद है और उसने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं की, इट मीन्स कि ये जो पाई बॉन्ड को वजूद में ला सकता है, इट मीन्स कि ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और एक पाई बॉन्ड या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स वजूद में आएगी। द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन रेजोनेंस इन द मॉलिक्यूल, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। टू शो एक्स्ट्रा स्टेबल नेचर देन कोरिस्पोंडिंग नॉन कॉन्जुगेटेड अल्काडाइन्स, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द buta-1,3-diene इज 3 किलो कैलोरीज पर मोल। तो बेसिकली ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकते हैं। The addition of hydrogen, halogen or HBr on conjugated alkynes take place in 2 ways, either 1,2 और 1,4 addition, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर वजूद में आ सकते हैं। तो सिंपल हम देखते हैं कि ये हमारे पास कोई अल्काडाइन है जो कि कॉन्जुगेटेड अल्काडाइन है, इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाया, तो हाइड्रोजन ऐड होने से 1,2 एडिशन भी हो सकती है कि मॉलिक्यूल 1 और 2 के ऊपर वो हाइड्रोजन ऐड हो, जैसे कि यहाँ पे है, या 1,4 एडिशन भी हो सकती है कि वो 1 और 4 के ऊपर वो हाइड्रोजन है वो ऐड हो और जो हमारा डबल बॉन्ड है वो दरमियान में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये वाली 1,2 एडिशन है और ये वाली 1,4 एडिशन है HBr की, कि आपके 1 के ऊपर तो यहाँ पर ब्रोमीन आ रही है, लेकिन 1,2 एडिशन में दूसरे के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगी और डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म होगा और ये वाला डबल बॉन्ड वैसे ही पड़ा हुआ है। या अगर 1,4 एडिशन हो तो डबल बॉन्ड हमारा दरमियान में आ जाएगा और एंड वाले कार्बन आइटम के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका अगर ये ब्रोमीन है सॉरी,
तो दूसरा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर अटैच होगा और यहाँ पर आपका एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। इसी तरह HBr में ब्रोमीन आपकी यहाँ पे एक या वो यहाँ पर जाकर अटैच हो सकती है। नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स फेवर 1-2 एडिशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी रिएक्शन कंडीशंस डिफाइन करती हैं कि हमारी एंड प्रोडक्ट क्या होगी। तो अगर तो नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट होगा तो वो फेवर करेगा 1-2 एडिशन को, वेर इज आयोनाइजिंग सॉल्वेंट फेवर्स 1-4 एडिशन। हाउएवर इन ईच केस मिक्सचर ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एडिशन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। इनकी सिलेक्टिविटी किसी एक की ज़्यादा हो सकती है लेकिन प्रोडक्ट वहाँ पर दोनों मौजूद होंगे। द वन प्रीडोमिनेटिंग ऑन द अदर एज द केस में भी, तो इनमें से इन दोनों में से किसी एक की अमाउंट ज़्यादा हो सकती है। इट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव पॉलीब्यूटाडाइन, जिसको हम आमतौर पर ब्यूना रबड़ के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल यहाँ पर ये कोई कॉन्जुगेट एल्कीन है। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये ब्यूना रबड़ में या किसी पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगी। यूजेस ऑफ अल्कीन्स इन प्लास्टिक फॉर्मेशन, दैट इज पॉलीएथीन, पॉलीप्रोपीन एटसेट्रा, एंड सिंथेटिक रबड़ फॉर्मेशन वो यूज़ अल्कीन्स, क्योंकि इनकी पॉलीमराइजेशन की वजह से जब एक लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल बनेगा तो वो पॉलीमर में प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज पैदा होती हैं। इन ऑक्सी एथिलीन वेल्डिंग, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में इनकी हीट बहुत ज़्यादा एमिट होती है, ये रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, तो हम इसकी उस हीट को यूटिलाइज करके वेल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। एज फूड प्रिजर्वेटिव, जैसे कि हम इथीन को यूज़ करते हैं एंड राइपनिंग ऑफ फूड फ्रूट, तो फलों को पकाने में इथीन जो है वो आमतौर पर इसका यूज़ होता है। एज जनरल एनेस्थेटिक, अगर हम इथीन में 10% ऑक्सीजन को यूज़ करें तो वो एक एस्थेटिक में यूज़ हो सकता है, जो कि जिसकी मेडिकल एप्लीकेशन बहुत वेस्ट होती है। इन प्रेपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस को बनाने में अल्कीन एक रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है। मस्टर्ड गैस इज एन ऑयली लिक्विड हैविंग हाई वेपोराइजिंग टेंडेंसी, इट्स वेपर्स हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर and penetrate even thick boards and causes painful blisters on skin। ठीक है, तो इसमें पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा है कि अगर हमारे पास कोई आर्मी वाले बोट भी हों तो वो उनमें भी पेनिट्रेट करके हमारी स्किन में ब्लिस्टर्स वगैरह पैदा करती है, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं। एज वेल एज इन साइड द बॉडी काजिंग डेथ अल्टीमेटली। इट वॉज बेसिकली यूज इन वर्ल्ड वार 1, तो ये बहुत ज़्यादा पैमाने पर एज ए बायो वेपन यूज़ की गई थी।